हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा एंट्री ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज अपने इस जीएस के सेक्शन में आपको बातचीत करेंगे 40 क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको पहले बताया था कि आरआरबी एक्सप्रेस में जीएस का जो सिलेबस होता है वो सबसे ब्रॉड होता है, लेकिन इस सबसे ब्रॉड सिलेबस को हम लोग सबसे आसान बना के रखेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस बात की प्रैक्टिस हम आपको आज कराने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत है, आज पहला दिन है। तो पहले दिन आपको कुछ बता देते हैं इसके बारे में कि ये जो क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया है, ये 40 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है कि आप इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करें तो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस आपकी मंजिल तक पहुँचाने में आपकी मदद करेगी। हम लोग आपका साथ देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 11:30 बज चुके हैं, 11:30 से 12 का सेशन हमारा है और इस 11:30 के बजने के साथ ही हम लोग का जीएस का सेशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कई सारे लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। और जो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने आंसर को आप मैसेज बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखते चलिए। बाद में लास्ट में आपको सही आंसर इसका हम बताएंगे और सही आंसर के बताने के साथ साथ जो उसके कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे वो एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ करते चलेंगे। देखने में आपको लगेगा कि क्वेश्चंस केवल 40 हैं, लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे, सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे, तो हो सकता है आप 40 के बजाय 80, 100 या 120 तक सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। तो ये आपका आरआरबी एक्सप्रेस सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन बनता है, जो जीएस का सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन बनता है, जो आपको बाकी मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के लिए समय बचाएगा। अगर इस जीएस के सेक्शन को जो 40 क्वेश्चन है इसको आप 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं तो बाकी का 40 मिनट आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो मैथ और रीजनिंग जैसे लंबे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो जीएस केवल अपने लिए नहीं, बाकी दोनों सेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट आप बना पाते हैं, इंपॉर्टेंट तो होते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले सवाल शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ और कि क्वेश्चन हमारे जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में रखेंगे और इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो क्वेश्चंस को, इसको हम हिंदी में ही पढ़ के सुनाएंगे। ऑप्शन भी आपको हिंदी में पढ़ के बताएंगे ताकि हिंदी के छात्रों को कोई समस्या ना हो, क्योंकि हिंदी में कई सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं टाइपिंग में, इसलिए क्वेश्चंस को बेसिकली इंग्लिश में रखा गया है। लेकिन ऐसी आसान अंग्रेजी है जो सभी हिंदी माध्यम के छात्रों को भी समझ में आ जाए। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी हिंदी में और उसकी व्याख्या भी हम हिंदी में करेंगे। तो जो हिंदी वाले हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ये न कहें कि सर केवल इंग्लिश में ही आप क्वेश्चन दिखा के निकल गए, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको हम हिंदी में बोलेंगे और समझाएंगे भी हिंदी में। ये इंग्लिश में लिखा इसलिए गया है क्योंकि कुछ इंग्लिश माध्यम के भी स्टूडेंट होते हैं। अब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि हम केवल हिंदी में चलते रहें, सारी चीज़ें हिंदी होंगी, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो चलिए शुरुआत करने से पहले जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहले आप लोग लाइक कर दें और बाकी जो आपके ग्रुप्स हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उनको रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़े और इस सेक्शन में जो जीएस का क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है इसमें आप पार्टिसिपेट करें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। केवल आरआरबी के एग्जाम के नहीं, बाकी जो एग्ज़ाम आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आपको ये सेक्शन काफ़ी मदद करेगा। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेक्शन के पहले सवाल पर। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच सेंचुरी वॉज नोन एज भरतपुर सेंचुरी अर्लियर? कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो चिड़ियों के लिए अभ्यारण्य होता है, पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? यानी किस वर्तमान में पक्षी अभ्यारण्य का नाम पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था? समस्तपुर बर्ड सेंचुरी, मयानी बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी और केवलादेव बर्ड सेंचुरी। आपको जो आंसर जिसको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में ABCD के रूप में आप लिखते चले जाएं। तो ज़्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं, इसका सही जवाब है, ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, इसका सही जवाब है केवलादेव। जो केवलादेव नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क भी है, ये बर्ड सेंचुरी है केवलादेव राजस्थान में। ये पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में जो डिक्लेयर हुआ था वो साल था 1971 में इसको डेवलप किया गया था और ये पक्षियों के लिए स्पेशली बनाया गया है। ख़ास तौर पर जो जाड़े के दिनों में जो साइबेरिया से और रशिया से और बाकी देशों से जो माइग्रेट पक्षी उड़ के आते हैं उनके लिए ये विशेष तौर पर डेवलप किया गया है। अभी जैसे जाड़े का सीजन आ रहा है तो बहुत सारे पक्षी माइग्रेट होकर आते हैं। तो 1971 में बना था ये केवलादेव बर्ड सेंचुरी, जिसका पुराना नाम क्या था? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। चलिए, तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। इसके बाद आते हैं अगले सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल,
सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इवोल्यूशन थ्योरी वाज गिवन बाय इवोल्यूशन थ्योरी यानी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन? तो इसके जवाब जिनको पता हो वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलिए। इसका जो सही जवाब है, एक्चुअली 1859 में 1859 में एक किताब लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में पहली बार पृथ्वी पर कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई इसके बारे में व्याख्या किया गया था। और ये जो किताब थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की किताब थी। तो जो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ये इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर लोग इसके सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, कैसे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इसकी जो किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में लिखी गई थी। इसके बाद आते हैं हमारा तीसरा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। द ओनली बर्ड विच कैन फ्लाई इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पक्षी कौन सी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकती है? ईगल, अल्बाट्रोस, कीवी या हमिंग बर्ड? अब ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, तो ये पक्षी केवल पीछे की तरफ ही नहीं, अपने दाएं बाएं ऊपर या नीचे की तरफ भी उड़ सकता है। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, तो हेलीकॉप्टर की तरीके से उसकी उड़ने की क्षमता होती है। सही जवाब है इसका हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटी चिड़िया मानी जाती है। ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरीके से पंख फड़फड़ाती हुई एक ही जगह स्थिर रह के भी उड़ सकती है और पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। तो कौन सी पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकती है? तो वो हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? माइक्रोटिप पेन है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये है पेन टू राइट इन द डार्क है, या वेटलेस पेन, भार रहित पेन है? तो इसका जवाब ज़्यादातर जो कंप्यूटर की जानकारी जिनके पास होगी तो वो जानते होंगे कि लाइट पेन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लिखना हो तो उसके लिए लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हम कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर में वो शामिल होता है, कंप्यूटर में वो जाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, ये किस तरीके का डिवाइस है? तो ये एक डिवाइस है, कैसा? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब हुआ कंप्यूटर में कुछ जाने वाले रास्ते पर ये काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस। ज़्यादातर लोगों ने इस पर भी सही आंसर दिया है, इनपुट डिवाइस सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु हैड डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का जो सिद्धांत था, कि जो संकल्पना थी, वो किसने दिया था? इकोसिस्टम की संकल्पना आर्थर टांसले, एमिली हटिंगसन, रेमंड लिंडमैन या चार्ल्स एल्टन? इनमें से किसने इकोसिस्टम का, जो इकोसिस्टम यानी जिसको पारिस्थितिकी कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी का जो कॉन्सेप्ट था, पारिस्थितिकी जो संकल्पना थी, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है कि ये जो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना थी, सबसे पहले 1935 में एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे टांसले। तो टांसले ने सबसे पहले इसके बारे में अपना व्याख्या की थी और इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1935 में, 1935 में। तो इसका सही जवाब होगा आर्थर टांसले, ठीक। ये 1935 में इन्होंने दिया था इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु गेव द वे फॉर केमिकल सिंबल्स इन मॉडर्न टाइम यूज्ड बाय अस? वर्तमान समय में हमें रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जो हम केमिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं, केमिकल सिंबल इस्तेमाल करने का मतलब है जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन के लिए C इस्तेमाल किया जाता है या C4 इस्तेमाल किया जाता है, लोहे के लिए Fe इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पारे के लिए Hg इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंबल का जो कॉन्सेप्ट था आज भी इस्तेमाल होता है, ये किसने दिया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, बर्जीलियस, जॉन डाल्टन? तो इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं कि इसका सही जवाब है बर्जीलियस। बर्जीलियस नहीं, ये केमिकल जो नोटेशन था उसके लिए उन्होंने नाम देना शुरू किया था, जो सिंबल्स में, जैसे ऑक्सीजन O है तो आयरन के लिए Fe है, ये उन्होंने देना शुरू किया था, जो आज तक चल रहा है। और इससे जो केमिस्ट्री है, जो रसायन शास्त्र है, उसको पढ़ना, समझना, उसकी व्याख्या करना काफ़ी आसान हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
विच वन ऑफ दीज इज अ नोबल एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक नोबल तत्व यानी एक आदर्श तत्व है। नोबल तत्व में आयरन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम यानी लोहा, चांदी या कांसा या अल्युमिनियम, इनमें से कौन सा एक आदर्श तत्व है, नोबल तत्व। नोबल तत्व वो होता है कि मतलब जो ऑक्सीडेशन या नमी की वजह से जो जल्दी खराब ना हो। जैसे लोहा होता है, नमी पड़ती है या बारिश वगैरह देखते हैं आप, लोहे में जंग लग जाती है, तो वो जो नोबल एलिमेंट होगा उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो धातु है वो एक तरीके का कैसा एलिमेंट है, वो नोबल एलिमेंट है, आदर्श एक एलिमेंट के रूप में हम लोग इसको देखते हैं रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घना बसा हुआ शहर कौन सा है, यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न या पर्थ, ये चारों ऑस्ट्रेलिया के ही शहर हैं, चारों ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की ध्यान रखेंगे राजधानी है जरूर, इसमें आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ शहर है वो सिडनी है। सिडनी का ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये सिडनी की ही है, तो सिडनी इसका सही जवाब होगा। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, न्यू साउथ वेल्स, उस न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल भी है, राजधानी भी है, और वहाँ पर ये पूर्वी तट पर है, और यहीं पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जब खोज हुई थी तो सबसे पहले जिसने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था वो यहीं सिडनी बंदरगाह पर ही उतरा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द लोएस्ट पोरस, कौन सी मृदा सबसे कम छिद्र वाली होती है। पोरस का मतलब होता है कम छिद्र युक्त होती है, बहुत महीन छिद्र जिसमें होते हैं। सैंडी सॉयल है, सिल्टी सॉयल है, क्ले सॉयल है और सलाइन सॉयल है। तो इसका सही जवाब होगा किस मृतिका में यानी मिट्टी में सबसे कम छिद्र होते हैं, तो वो है क्ले सॉयल। यानी जो मृतिका मिट्टी की होती है, जो मृतिका मिट्टी यानी जो मिट्टी की जो दलदली टाइप से हल्की सी गीली टाइप से होती है उसको क्ले कहा जाता है, कीचड़ टाइप से होती है, वो सबसे कम पोरस होती है। उसकी जो पोरस यानी जो छिद्र होते हैं उसमें बहुत छोटे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्ले सॉयल, हिंदी में बोलेंगे मृतिका मिट्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, सवाल नंबर 10 है, विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज, विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो नहीं पूछा है एग्जाम में या क्वेश्चन में, ये दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा है जो बोली जाती है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, देखिए ए है मैंडरीन, फिर स्पेनिश है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो ध्यान रखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो मैंडरीन है जो चाइना में चलती है, और दूसरे नंबर पर है, ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, इंग्लिश। इंग्लिश विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसका सही जवाब होगा इंग्लिश। मैंडरियन जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो वो कौन सी है, इंग्लिश, इसका सही जवाब होगा। अंग्रेजी बोलने वाले लोग लगभग 983 मिलियन हैं, 983 मिलियन लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं पूरी दुनिया में, जबकि चाइनीज़ या मैंडरियन बोलने वाले लोग 1.09 बिलियन हैं, वो बिलियंस में चले जाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, थॉमस कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी। तो जो थॉमस कप है ये एक टीम इवेंट है। टीम इवेंट का मतलब है कि इसमें व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं, कंट्री की तरफ से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो विश्व की जो पुरुष चैंपियनशिप होती है वो थॉमस कप के नाम से जानी जाती है, और ये चैंपियनशिप है बैडमिंटन की। ध्यान रखेंगे टेनिस की नहीं है थॉमस कप, ये बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन की चैंपियनशिप होती है थॉमस कप, तो इसका सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा बैडमिंटन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आपके सामने है, विच वन ऑफ दिस वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, भरत, बाण, भास्कर या भवभूति। तो इनमें से कौन से थे जो गणितज्ञ थे। तो जो बाण भट्ट थे वो कवि थे, गणितज्ञ नहीं थे। भवभूति भी साहित्यकार थे, भवभूति ने मालती माधव नामक रचना की थी। तो इसका सही जवाब होगा भास्कर, जिनको भास्कर आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो भास्कर जो थे वो 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले जो हम माना जाता है कि भारत में जो दशमलव पद्धति थी, जो डेसिमल प्रोसेस था, वो इन्हीं भास्कर ने ईजाद किया था।
तो इसका सही जवाब होगा भास्कर, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी में थे। अगला सवाल नंबर 13 है आपके सामने, विच आर ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कौन इनमें से एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। सब्लिमेशन, जिसको उर्ध्वपातन कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, नेचुरलाइजेशन यानी प्रकृतिकरण कहा जाता है, और डिस्टिलाइजेशन यानी जिसको वाष्पीकरण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और एसिड और बेस आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एसिड बेस जो आगे मिलके न्यूट्रल होते हैं, जैसे सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि एक फिजिकल चेंज होता है। उर्ध्वपातन का मतलब जैसे कपूर होता है, कपूर को जलाया जाता है तो कपूर ठोस होता है, ठोस से सीधे सीधे गैस में बदलता है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। जबकि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वो उदासीन हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण। तो जो उदासीनीकरण जो होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादातर जो है वो फिजिकल भौतिक क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिचुएटेड एट, कहाँ पर अवस्थित है, कानपुर, बेंगलोर, मुंबई या चेन्नई। तो भारतीय जो विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और ये हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डिज़ाइन मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान माना जाता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अवस्थित है बेंगलोर में। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बेंगलोर में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिचुएटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, द वर्ल्ड इक्विनॉक्स स्टैंड्स फॉर। इक्विनॉक्स शब्द क्या है। तो इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव बोला जाता है। द सेम शेप, समान आकृति, सेम टाइम पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात्रि का समान समय काल, सेम टाइम पीरियड ऑफ समर एंड कोल्ड, शीत और ग्रीष्म का जो समय समान समय काल, द वेदर इज ऑफ सेम टाइम पीरियड, समान समय काल का मौसम। तो इक्विनॉक्स उस स्थिति को कहा जाता है कि जब सूर्य की किरणें बिल्कुल जो हमारी विषुवत रेखा है, बिल्कुल इक्वेटर है, उस पर बिल्कुल लंबवत गिरती है, बिल्कुल वर्टिकल गिरती है। तो लंबवत गिरने की वजह से क्या होता है कि अर्थ पर जब बिल्कुल बीचों बीच सूर्य की किरणें गिरती हैं तो उस समय दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा सेम टाइम पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की समान अवधि। जैसे जाड़े का दिन आता है तो आप देखिए जाड़े के दिन में हम लोग कहते हैं ना, दिन की अवधि छोटी होती है, रातें लंबी होती हैं। गर्मी का दिन आता है तो रातें छोटी होती है, दिन की अवधि लंबी होती है। तो ये होता रहता है। लेकिन ऐसा समय कब आता है कि दिन और रात बिल्कुल बराबर हो, तो वो इक्विनॉक्स को आता है। और ये इक्विनॉक्स जो है ये साल भर में 2 बार आता है। एक आता है सितंबर के महीने में, 23 सितंबर को आता है, 23 सितंबर को भी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और दूसरा मार्च के महीने में आता है 20 मार्च को। तो 20 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, व्हाट इज LAN, LAN इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा में LAN क्या है। लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क, लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। तो जो LAN का इस्तेमाल होता है, LAN का इस्तेमाल होता है वो ऑफिसेज में या स्कूल्स में या कोई इंस्टीट्यूशंस है जहाँ कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है। क्लोज्ड नेटवर्क होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। तो इस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है LAN, यानी इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इमर्ज्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट से। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में घग्गर, कृष्णा, दामोदर या सोन। तो इसका फटाफट आंसर दीजिए। हमें लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इसका सही आंसर देंगे। सबको पता होगा कि इसमें एक ही नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है और वो है कृष्णा। कृष्णा नदी वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट से निकल के प्रवाहित होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है, ठीक। बाकी नदियों में जो सोन नदी है वो मैकाल पठार से निकलती है,
ठीक है। अब बाकी मध्य भारत के पठार से निकलते हैं, पश्चिमी घाट से केवल कृष्णा नदी निकलती, तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा रिवर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 ONGC का मुख्यालय कहाँ है? द हेड ऑफिस ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ONGC का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम या देहरादून, तो इसका सही जवाब होगा ONGC का हेडक्वार्टर है देहरादून में। देहरादून इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर सवाल, ONGC का हेडक्वार्टर देहरादून। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल, मरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द ओशन? मरियाना ग्रंथ इनमें से किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर में? तो जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना गर्त के बारे में ये आपको बता दें कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच। विश्व पृथ्वी पर सबसे गहरा जो स्थान है वो मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच की गहराई 1100 मीटर के आसपास, यानी लगभग 11 किलोमीटर। सोचिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, 8850, जबकि मरियाना ट्रेंच उससे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, और ये मरियाना ट्रेंच है फिलीपींस के पास, लगभग वहाँ से 200 माइल दूर है। ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है, तो इसका सही जवाब होगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है। ये विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 विच सिटी इज प्लांट सिटी अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन से शहर का नियोजन किया गया है, यानी किस शहर की स्थापना वास्तुशास्त्र के हिसाब से की गई थी? बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़। तो ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली की जो स्थापना थी वो लुटियंस ने की थी, मुंबई की स्थापना गेराल्ड लंगियार ने की थी। इनमें जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो पहला शहर था जो बसाया गया था वो चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ की स्थापना जो थी वो ली काबूजियर था। ली काबूजियर नामक एक आर्किटेक्ट था, उसी ने बिल्कुल वास्तु के हिसाब से, वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही इस चंडीगढ़ की स्थापना की थी। उसका सही जवाब होगा चंडीगढ़ वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनने वाला हमारे देश का पहला शहर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो किस प्रक्रिया से संभव हो पाती है? तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति जिस प्रक्रिया से संभव हो पाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर पावर, थर्मल पावर या ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ये जो होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसका सही जवाब होगा। नाभिकीय संलयन वो क्रिया होती है कि जब जो छोटे जो नाभिक होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा के बड़े नाभिक में बदलते हैं। जैसे हाइड्रोजन आपस में टकराएगा और हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नामक बड़े नाभिक का निर्माण करेगा। तो जब छोटे नाभिक मिलते हैं और बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, या इसको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? देववर्मा, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या ब्रजेश्वर? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और एक नाम इनका था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का ही नाम था, तो चाहे चाणक्य कहिए, चाहे विष्णुगुप्त चाहिए और चाहे कौटिल्य कहिए, एक ही व्यक्ति का नाम था। इन्होंने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, बड़ी पॉपुलर हुई थी, राजनीतिक किताब थी। अगले क्वेश्चन बात आए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है साइंस से। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्टोपस? ऑक्टोपस के रक्त का रंग क्या होता है? रेड, ब्लू, पिंक या ब्लैक? तो जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसमें कॉपर, तांबा बहुत भारी मात्रा में होता है। तांबा का जो प्रोटीन होता है बहुत भारी मात्रा में होता है, और इसका जो रक्त होता है ब्लू, नीले रंग में होता है, ब्लूइश कलर में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है, ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड? किस व्यक्ति को सबसे बड़ा जो फिल्म पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है भारत का? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत रॉय या देविका रानी? तो ध्यान रखेंगे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 25 फेमस टाइटैनिक शिप बिलोंग्स टू विच कंट्री? टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने सुना होगा, जो
15 अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में डूब गया था वो किस देश से था, किस देश का था? यूएसए, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। ध्यान रखेंगे जो टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को डूबा था वो ग्रेट ब्रिटेन का था और उस दिन इसका जो सफ़र शुरू हुआ था ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड में पड़ता है, तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही 15 अप्रैल की सुबह में बिल्कुल भोर में एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई जिसकी वजह से ये डूब गया था। तो ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। ब्रिटिश यानी ग्रेट ब्रिटेन का ये जहाज़ था टाइटैनिक। 25 का आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट इज कंडक्टेड बाय। पौधों में जल और खनिजों का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम यानी तने द्वारा, रूट्स यानी जड़ों द्वारा, जाइलम द्वारा या पेटियोल द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा जाइलम। जाइलम जो होता है ये पानी और जो खनिज होते हैं इनको पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां उस भोजन को तैयार करती हैं पानी और खनिज से, मिनरल से, और फिर फ्लोएम द्वारा वो पौधे के बाकी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जाइलम। 26 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट द वाटर साइकिल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो जल चक्र चलता है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो विंड, मून, सन या अर्थ यानी पवन, चंद्रमा, सूर्य या पृथ्वी। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी का जो जलीय चक्र है वो सूर्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूर्य ही उसको कंडक्ट करता है। सूर्य की किरणों से वाष्पीकरण होता है, पानी ऊपर जाता है, फिर वही ठंडा होकर बारिश के रूप में नीचे की तरफ आता है। तो इसका सही जवाब होगा 27 का सूर्य, सन, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 रियाल। रियाल करेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। रियाल किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर आप फटाफट दे सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो रियाल जो मुद्रा है वो ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की करेंसी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। किल कोरोना अभियान अभी कोरोना के दौर में किस राज्य ने लॉन्च किया? ये बिल्कुल करंट का सवाल है। ध्यान रखेंगे जो किल कोरोना है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना नामक अभियान जारी किया है कोरोना कोविड-19 के संकट को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 30 प्रियर टू इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंच कॉलोनी। स्वतंत्रता से पूर्व इनमें से कौन सा शहर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? पौंडीचेरी, पटना, सूरत, गोवा। तो ध्यान रखेंगे पौंडीचेरी, सूरत, गोवा हर जगह फ्रांसीसी हुआ करते थे, लेकिन पटना जो था ये फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो इसका सही जवाब होगा पटना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच मिनरल। रेडियम कहाँ से निकाला जाता है, किस अयस्क से निकलता है? तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड जो होता है उसी से यूरेनियम का रेडियम का उत्सर्जन किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो पिच ब्लेंड से निकाला जाता है, वो उसका ओर है, अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि समय अब कम हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रोजेक्ट टाइगर। India's highly popular wildlife conservation project for the conservation of decreasing number of Indian tiger was started in which year? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था जो शेरों के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। जो शेर भारत सरकार ने इसको शुरू किया था शेरों के संरक्षण के लिए, क्योंकि शेरों के अवैध शिकार की वजह से शेरों की जनसंख्या लगातार गिरती चली जा रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टेम सेल। इसमें से कौन सी स्तंभ कोशिका नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा, बाकी आप देख रहे हैं यूमिसियल, फेटल, इसका सही जवाब होगा फैट, वसा। वसा जो है एक जो न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशन में हमारे काम देता है, तो वसा इसका सही जवाब हुआ। वसा को छोड़ के बाकी सारे जो है स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिका में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इमरजेंसी प्रोविजन आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए, यूके, जर्मनी या कनाडा। तो आपातकाल का जो प्रावधान है ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब देंगे जर्मनी से लिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखते रहिए लगातार। तो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में इन इमरजेंसी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। हमारे संविधान का भाग 18 आपातकाल को ही डील करता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में ऐसी कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें नहीं पाई जाती वो हमारी है आरबीसी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया होती। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यहीं से सारी ऊर्जा एनर्जी जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच इज कॉल्ड साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ अदर वर्क बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट, पर्यावरण और जीव के बीच जो संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उस विज्ञान को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा एंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 36 एंटेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 37, स्पीड ऑफ मॉडर्न डे प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन। वर्तमान समय में जो प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड किस तरीके से मापी जाती है? यानी प्रिंटर तेज चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट या वर्ड्स पर मिनट? तो प्रिंटर है तो प्रिंटर की स्पीड, भाई जिसका पेज ज़्यादा निकलेगा तो उसको ज़्यादा तेज माना जाएगा। तो प्रिंटर की स्पीड जो नापी जाती है पेज पर मिनट से, कि 1 मिनट में वो कितना से ज़्यादा पेज वो प्रिंट कर पा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा पेज पर मिनट से प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से जो आपको कंप्यूटर के कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कौन सा समूह में नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम, माउस। तो इसमें ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा होगा तो कंप्यूटर के कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो जो कीबोर्ड है, वेबकैम है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस, जबकि मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर का आउटपुट बाहर करता है। तो इसका सही जवाब होगा मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों जो हैं वो इनपुट डिवाइस। अगला है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रेशर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ। दबाव का मापन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दबाव एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बल को देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बल लग रहा है, उसी को दबाव कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा फोर्स एंड एरिया, यानी कि बल और क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो इकाई होता है, प्रेशर की जो यूनिट होती है, इकाई होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है इसकी इकाई। लास्ट क्वेश्चन है, द फेमस नेकचंद रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ या शिमला? तो इसका सही जवाब होगा नेकचंद रॉक गार्डन अवस्थित है चंडीगढ़। ये ज़्यादातर रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। रॉक गार्डन मतलब जो चट्टानों से जो गार्डन बनाया गया है, वहाँ पे स्टेचूज बनाए गए हैं, सब पत्थरों से बनाया गया है। इसकी जो स्थापना थी 1957 में नेकचंद ने की थी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उन्होंने ही जो वेस्टेज वगैरह था, जो सामान बाहर फेंक दिए जाते थे, उन्हीं से रॉक गार्डन की स्थापना की थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना की गई, इसी का नाम है नेकचंद रॉक गार्डन। ठीक है, तो ये थे आज के 40 सवाल। उम्मीद है 40 सवाल आपको समझ में आए होंगे। इन 40 सवालों के जवाब अगर आप दे रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम अगर आप दे पा रहे हैं, तो आप आरआरबी की तैयारी लगातार करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितनी बार इस सेशन को आप देखेंगे, आपके क्वेश्चन को समझने, उसके पढ़ने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हम आपके साथ बने रहेंगे इस सेशन में, लगातार डेली 11:30 बजे आपसे मिलेंगे और फिर से नए 40 सवालों के साथ। क्वेश्चन का जो लेवल है, बिल्कुल यही लेवल आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीज़ों से क्वेश्चन रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेक्शन में फिर से 40 अच्छे सवालों के साथ। लगातार कमेंट करते रहें। ये सेशन आपको कैसा लगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।